हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ ऑप्टिक्स से इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। और ये वीडियो जो है जेएम के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल वीडियो है, काफ़ी यूजफुल वीडियो है। और जो गेट का और नेट और बार्क वगैरह की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी आईआईटी जेएम के स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने जेएम स्पेशल के साथ सीरीज शुरू की है, उसी का एक पार्ट है ये। आगे मैं वीडियो कुछ अपलोड करूँगा जेएम के लिए, तो उसी श्रृंखला में ये वीडियो है। तो ये जो डबल रिफ्रैक्शन है उस पर बेस है कि किस तरीका से हमारा पोलराइजेशन से डेवलपमेंट होता है, कैसे हमारी इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन पैदा होती है, कैसे सर्कुलर होती है। इस कंसेप्ट को हम डबल रिफ्रैक्शन से समझाते हैं। तो डबल रिफ्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है कि किसी समय पे जब लाइट एक पर्टिकुलर टाइप के क्रिस्टल्स माइका या किसी समय पे जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके ऊपर इम्पोज होती है, तो देखा जाता है कि वो किसी समय पे लाइट रेज जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक ऑर्डिनरी रेज कहलाती है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के रेज कहलाती है। ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग जो है उनकी दोनों की वेलोसिटी जो है सेम रहती है, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की। ऑर्डिनरी रेज जो होती है वो किसी समय पे स्नेल लॉ का पालन करती है, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज होती है वो स्नेल लॉ का पालन नहीं करती। तो ये हमारी थ्योरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के साथ जो वेवफ्रंट डेवलपमेंट पैदा होता है वो जो होता है उसकी शेप इलिप्टिकल होती है, और जो ऑर्डिनरी होता है उसकी शेप स्फेरिकल होती है, जो वेवफ्रंट डेवलप होता है। तो ये किसी समय पे थ्योरीज है, और ये इसमें हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है। डबल रिफ्रैक्शन से ये किसी समय पे एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव है, और किसी समय पे ऑर्डिनरी वेव जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर है। इसका जो एम्पलीट्यूड है, जो वेव आई है, वो एम्पलीट्यूड उसका ए है। ये एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बनाता है। तो किसी समय पे जो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका ए का कंपोनेंट होगा वो ए कॉस थीटा आ जाएगा, और इधर ए साइन थीटा आ जाएगा। तो एक्स हमारा हो जाएगा ए कॉस थीटा, और फेज के लिए जो वेव है साइनसोइडल वेव है, तो साइन और ये फेज में आ जाएगा ओमेगा टी प्लस डेल्टा। और ये जो फेज है उसमें हम ये मान रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस वाली वेव है, जो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल रही है, वो आगे चल रही है, तो उसमें फेज डेवलपमेंट आ जाएगा। ये फेज को शो कर रहा है। वाई एक्सिस में एम्पलीट्यूड ये साइन थीटा हो जाएगा, और ये किसी समय पे साइन ओमेगा टी साइनसोइडल जो किसी समय पे वेव है उसको शो करेगा, और ये ओमेगा टी किसी समय पे टाइम टी के ऊपर ये पूरा का पूरा फेज होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर हम किसी समय पर डिस्प्लेसमेंट बता देते हैं। ए कॉस थीटा को हम स्मॉल ए से और ए साइन थीटा को बी से शो कर देते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा पहली इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाती है एक्स बराबर ए साइन और ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और ये जो कन्वर्ट हो जाती है वो वाई बराबर बी साइन ओमेगा टी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, एक्स अपॉन ए हम कैलकुलेट करते हैं। एक्स अपॉन ए की वैल्यू आ जाती है साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा, और कॉस ओमेगा टी को लिख देते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने यूज किया है। साइन ए प्लस बी होता है हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वो यूज किया है। उसके बाद हम क्या करें, साइन ओमेगा टी की वैल्यू वाई अपॉन बी यहाँ से ले लें और यहाँ पर पुट कर दें। एक्स अपॉन ए बराबर वाई अपॉन बी कॉस डेल्टा प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन डेल्टा। इस वाली टर्म को इधर ले जाएं तो स्क्वायर खोल दें, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी कॉस डेल्टा, और इस पूरे के ब्रैकेट का स्क्वायर, और ये आ जाएगा इधर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट है पूरा साइन स्क्वायर डेल्टा। इसको ओपन कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस डेल्टा बराबर साइन स्क्वायर डेल्टा। अब ये जो फेज है ये तय करेगा किसी समय पे कि जो वेव होगी उसकी शेप क्या होगी। तो हम देखेंगे किसी समय पे अगर ये फेज 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी कॉस वाले की, कॉस डेल्टा की, ये तो 1 हो जाएगी और इस समय पे, और साइन जो है हमारा किसी समय पे 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी का स्क्वायर बराबर 0। इसे हम दिखा पाएंगे प्लस माइनस वाई बराबर प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स। और ये जो इक्वेशन है किसी समय पे वो लीनियर पोलराइज को कंसेप्ट को शो करती है, क्योंकि वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स चल रहा है, और ये किसी समय पे एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बनाते हुए है। और जब हम इसे कंपेरिजन करके चलेंगे तो इसके हम कंपेरिजन कर लेंगे प्लस माइनस वाई बराबर प्लस माइनस एम एक्स, और ये हो जाएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू बी अपॉन ए होगी। तो ये हमारा टेन थीटा है, ये बी हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास लीनियरली पोलराइज्ड है। उसके बाद अगर हमारा डेल्टा हो जाएगा पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है इसमें हम देखेंगे ये कॉस पाई की वैल्यू जो हो जाएगी वो -1 हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर बराबर 0, और तब इसे हम लिख पाएंगे प्लस माइनस वाई बराबर माइनस प्लस बी अपॉन ए एक्स। ये भी लीनियर पोलराइज्ड होगी, लेकिन
अब जो लीनियर पोलराइज्ड होगा वो क्वाड्रेंट जो हमारे डॉट डॉट वाली एक्सिस के अलोंग होगा इस तरीका से। उसके अलावा अगर फेज π/2, 3π/2, 5/2 एंड सो ऑन है तो इनके ऊपर जो कॉस की वैल्यू होगी कॉस डेल्टा की वो 0 हो जाएगी, क्योंकि cos π/2, cos 3π/2, cos π/2 ये 0 होगा। साइन स्क्वायर π/2, साइन स्क्वायर 3π/2 ये सब वैल्यू 1 देगा। इन वैल्यूज को इसमें पुट कर दें इस इक्वेशन में तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। ये इलिप्टिकल पोलराइजेशन को शो करेगा। तो ये हमारे पास में कंसेप्ट ये है कि किसी समय पर अगर फेज हमारा ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेव के बीच में वो फेज जो है π/2 या 3π/2 या 5/2 का है और जो किसी समय पर दोनों वेव हैं उनका एम्पलीट्यूड अगर डिफरेंट है तो जो वेव बनेगी उनके सुपरपोजिशन से उसकी जो शेप होगी वो इलिप्टिकल पोलराइज्ड होगी। अगर डेल्टा की वैल्यू π/2, 5/2 और 9π/2 एंड सो ऑन है, इन वैल्यूज को हम इसमें पुट कर दें जहाँ जो हमने ये मान रखा है किसी समय पे, ये जो एक्सप्रेशन था हमारा यहाँ इन दोनों एक्सप्रेशनों में पुट कर दें तो ये जैसे हम π/2 यहाँ रखेंगे तो a sin ωt प्लस π/2 हो जाएगा a cos ωt, उसे यहाँ लिख दें और y हमारा यहाँ पे हो जाएगा b sin ωt। इसको अगर हम ट्रेसिंग करना चाहें तो इसकी जो ट्रेसिंग होगी x बराबर a cos ωt, y बराबर b sin ωt की। तो देख लें किसी समय पे जैसे हम t0 करेंगे यहाँ तो x की वैल्यू a हो जाएगी, तो यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं t बराबर 0 पर। ये हमारा x बराबर a हो जाएगा और y बराबर b sin ωt में जब हम t को 0 करेंगे तो y कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा। तो ये इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। फिर हम जैसे π/2 रोटेट करेंगे यहाँ पे तो ये हमारा x बराबर a cos π/2 ये 0 हो जाएगा x और y हमारा b हो जाएगा, क्योंकि sin π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस पॉइंट पर आ जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जो वेव है उसका जो इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड है वो इस तरीका से आ रहा है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकल पोलराइजेशन कहलाता है इस टाइप का। याद रखें कि डेल्टा बराबर π/2, 5/2, 9π/2 इस पर हमारा लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन होता है और जो ये वो है वो काउंटर क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन होती है जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा। उसके अलावा अगर डेल्टा की वैल्यू 3π/2, 7π/2, 11π/2 एंड सो ऑन है तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें एक्सप्रेशनों में तो x आ जाएगा -a cos ωt, y बराबर b sin ωt ये आ जाएगा। तो यहाँ से ट्रेसिंग शुरू होगी और अब वेव जो है क्योंकि जब हम t को 0 कर देंगे तो x बराबर -a से शुरू होगा तो यहाँ से पॉइंट शुरू होगा और y बराबर b sin ωt, y 0 हो जाएगा इस पॉइंट पे। फिर हम जैसे ही एंगल हमारा रोटेट करेगा तो हम देखेंगे किसी समय पे जब ये π/2 हो जाएगा तो ये x बराबर 0 हो जाएगा है इस पॉइंट पे और y बराबर b हो जाएगा। तो ये हमारा y बराबर b होगा। अब ये इस तरीका से इसका ये केस बनेगा और ये हमारी राइट हैंड इलिप्टिकल पोलराइजेशन होगा और ये किसी समय पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज थी क्लॉकवाइज हो जाएगा। उसके अलावा हमारा अगर थीटा की वैल्यू किसी समय पे 45 हम कर दें तो जैसे हम थीटा 45 करेंगे तो a cos π/4 ये भी a और a sin π/4 दोनों की वैल्यू सेम होती है π/4 पे, तो a बराबर b हो जाएगा और दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। उस समय पर अगर डेल्टा की वैल्यू हम इनमें से या इनमें से कोई सा रखेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की a स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी। ये सर्कुलर पोलराइजेशन होगा। तो सर्कुलर पोलराइजेशन के अंदर हम देखेंगे कि जो ये हमारी ऑप्टिक्स एक्सिस है इससे एंगल जो है जो वेव है वो बनाएगी π/4 का, क्योंकि जब अगर ये π/4 होगा तो इधर से π/4 बनेगा क्योंकि 90 का है। तो जैसे ही ऑप्टिक एक्सिस से π/4 का एंगल बनेगा तो एम्पलीट्यूड सेम हो जाएंगे और अगर ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच में एंगल π/2 का फेज बनता है या 3π/2 या 5/2 इनका बनेगा तो हमारा सर्कुलर पोलराइजेशन होगा। तो ये इस चीज को ध्यान रखें। और अगर डेल्टा की वैल्यू π/2, 5π/2 और 9π/2 है तो ये लेफ्ट हैंडेड काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलर पोलराइजेशन होगा और अगर डेल्टा की वैल्यू 3π/2, 7π/2, 11π/2 है तो राइट हैंड क्लॉकवाइज पोलराइजेशन होगा सर्कुलर में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, लगातार क्वेश्चंस आते हैं किसी समय पे, तो इसको तैयार करके रखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें डिस्कस कर रहा था। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हम फेज डिफरेंस कैसे पैदा करें। तो फेज डिफरेंस डेवलपमेंट के लिए हम क्या करते हैं, क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट यूज करते हैं। क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट जो है किसी समय पे जो कंसेप्ट है वो ऑप्टिकल पाथ कंसेप्ट पे बेस होती हैं कि किसी समय पे जब कोई इस तरीका की प्लेट चूज की जाती है जिसकी थिकनेस ऐसी हो जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव के बीच में फेज डिफरेंस जो हमारा किसी समय पे पाथ डिफरेंस λ/4 का और किसी समय पे फेज डिफरेंस π/2 का प्रोड्यूस कर दे तो ऐसी वेव को हम क्वार्टर वेव प्लेट कहते हैं। अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी वेव के बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 का या फेज डिफरेंस पाई का डेवलप कर दे उसे हम λ/2 प्लेट या हाफ वेव प्लेट कहते हैं। तो इस कंसेप्ट को तैयार रखें।
साथ साथ ये रखें कि क्रिस्टल्स जो है दो तरीका के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ द क्रिस्टल्स। एक होते हैं कैल्साइट लाइक क्रिस्टल्स, उन्हें नेगेटिव क्रिस्टल्स भी कहते हैं, जिनमें म्यू जो ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता है। और एक हमारे क्रिस्टल्स होते हैं जो कैल्साइट के अलावा माइका टाइप क्रिस्टल्स। तो दोनों तरीका के हम लेकर चलते हैं क्रिस्टल्स, कैल्साइट, माइका और क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो है वो पॉजिटिव क्रिस्टल होता है। तो क्वार्ट्ज के अंदर क्या होता है, म्यू ही से ज़्यादा होता है। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑर्डिनरी वेव के लिए, और म्यू ही है किसी समय पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो किसी समय पे जो ऑप्टिकल पाथ होता है वो हमारा होता है L बराबर म्यू इंटू टी। यहाँ पे जो ऑप्टिकल पाथ है ये L से शो किया गया है। म्यू है किसी समय पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टी थिकनेस है। तो किसी समय पे जब ऑर्डिनरी रे चलेगी थिकनेस टी के अंदर तो उसका ऑप्टिकल पाथ होगा म्यू इंटू टी, और किसी समय पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव होगी उसका ऑप्टिकल पाथ होगा म्यू इंटू टी। इन दोनों का अंतर जो होगा वो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा। तो पाथ डिफरेंस जो है जब λ/4 के बराबर हो जाएगा तो हमारे पास जो होगा किसी समय पे वो हमारी क्वार्टर वेव प्लेट होगी, और किसी समय पे क्वार्ट्ज में जो है म्यू नॉट से ज्यादा होता है तो टी की वैल्यू λ/4 और ब्रैकेट में म्यू माइनस म्यू नॉट होगा, जहां म्यू किसी समय पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज का, म्यू जो है वो ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। सिमिलरली हाफ वेव प्लेट में जो है म्यू माइनस म्यू टी की वैल्यू इनकी मल्टीप्लिकेशन इंटू टी की बराबर वैल्यू होती है λ/2, और म्यू माइनस म्यू नॉट जो ब्रैकेट में टी बराबर λ/2। इसे अप्लाई करते हैं हम सदा जब म्यू की वैल्यू म्यू से ज्यादा हो, और अगर म्यू नॉट से ज्यादा है तो उस समय पे हमारा ये एक्सप्रेशन यूज होता है। ये हाफ वेव प्लेट का प्रिंसिपल है। उसके अलावा ये भी याद रखें कि किसी समय पे जो हमारा फेज डिफरेंस होता है तो फेज डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है किसी समय पे फेज डिफरेंस बराबर 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। इसको ध्यान रखें। इसी के जो फॉर्मूले से हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनता है फेज का। जब हम इसमें 2π/λ पाथ डिफरेंस को λ/4 यूज कर देंगे तो 2π/λ इंटू λ/4 से जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी π/2। और जब हम हाफ वेव प्लेट में जाएंगे तो पाथ डिफरेंस को λ/2 कर देंगे तो फेज डिफरेंस आ जाएगा 2π/λ इंटू λ/2, और ये बन जाएगा पाई। तो इस कंसेप्ट को तैयार रखें। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है बेलस लॉ। किसी समय पे प्लेन ऑफ पोलराइजर है, ये प्लेन ऑफ किसी समय पे एनालाइजर है, इनके बीच में एंगल थीटा है। तो जो अगर इसका किसी समय पे ईएम वेव का जो एम्पलीट्यूड है अगर वो इधर की तरफ है तो प्लेन ऑफ एनालाइजर से जो कंपोनेंट पास होगा वो cos थीटा होगा। किसी समय पे जो इंटेंसिटी होती है वो होती है हमारी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के, तो इंटेंसिटी जो होगी वो a² cos² थीटा हो जाएगी इस दिशा में थीटा डायरेक्शन में, और a² होगा हमारा किसी समय पे I0, क्योंकि जो किसी समय पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा a0² वो डायरेक्ट I0 के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हमारे I थीटा बराबर I0 cos² थीटा वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड लाइट के लिए फॉर्मूला लगता है। कई बार यहाँ पे थीटा की वैल्यू देता है और I थीटा की वैल्यू पूछ लेता है पोलराइज्ड लाइट के लिए। अगर अनपोलराइज्ड लाइट है तो क्या होता है, हम एवरेज निकाल लेते हैं किसी समय पे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अनपोलराइज्ड लाइट के अंदर जो किसी समय पे इलेक्ट्रिक वेक्टर का जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार चेंज होता है, जिसके चलते हम उसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज जो किसी समय पे I0 का 0 + I0/2 ले लेते हैं तो I थीटा हो जाएगा ½ I0 cos² थीटा। ये अनपोलराइज्ड लाइट के लिए होगा ये प्रिंसिपल। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को याद रखें, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कर लें। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसी समय पे, कि किसी समय पे अगर ये वेव एम्पलीट्यूड ये रखती है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन डायरेक्शन में, तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में जो उसका एम्पलीट्यूड होता है वो cos थीटा जाता है, और किसी समय पे जो इंटेंसिटी है वो किसी समय पे कम्प्लीटली पोलराइज्ड लाइट के लिए I थीटा जो है जो हमारे पास में इंटेंसिटी होगी अलोंग द थीटा डायरेक्शन वो I0 cos² थीटा होगी पोलराइज्ड लाइट के लिए, और ½ I0 cos² थीटा होगी अनपोलराइज्ड लाइट के लिए। तो इसको तो याद रखें, इस पर क्वेश्चंस कर लें न्यूमेरिकल। ब्रूस्टर लॉ याद रखें, ब्रूस्टर लॉ इंपॉर्टेंट है। किसी समय पे जो ब्रूस्टर लॉ है वो ये कहता है कि किसी समय पे अगर दो माध्यम हैं और हम किसी समय पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते हैं तो हम देखते हैं कि किसी समय पे जो हमारे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट हैं उनके जो एंगल है वो लगातार चेंज होते हैं। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर हम क्या देखते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका इलेक्ट्रिक वेक्टर कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड हो जाता है, जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस होती है, जबकि किसी समय पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो किसी समय पे पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड रहती है। तो वो एंगल जिस एंगल पे ऐसा होता है उस एंगल को हम पोलराइजेशन एंगल कहते हैं, और जो ये लॉ है वो ब्रूस्टर लॉ कहलाता है। तो म्यू जो होता है अगर एयर से किसी समय पे माध्यम में लाइट जाती है
तो म्यू की जो वैल्यू होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है माध्यम का सेकंड का, वो 10 इंटू आई पी के बराबर होती है, जहाँ आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, या उसे पी भी से भी शो करते हैं। तो म्यू बराबर 10p ये एक्सप्रेशन है किसी समय पे, जहाँ म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पी पोलराइजेशन एंगल है। तो ब्रूस्टर लॉ को तैयार करके जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा था, और ये मेरी तरफ से गांव के उन बच्चों के लिए समर्पित हैं सारी वीडियो जो गाइडेंस के अभाव में जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, और इसलिए इस प्रयास करें कि इन वीडियो का लाभ सभी बच्चों तक पहुंच सके। खासतौर से IIT JEM के बच्चों से मेरा आग्रह है कि वो इन वीडियो को IIT JEM के और स्टूडेंटों तक पहुंचाने में सहयोग करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और इस चैनल के जो कंटेंट हैं उन्हें और बच्चों तक भी पहुंचाने में मुझे सहयोग करते रहें। मुझे ऐसी उम्मीद है कि सब IIT के JEM के जो स्टूडेंट हैं इसमें मुझे मदद देते रहेंगे। तो मैं IIT JEM पे और भी कुछ वीडियो लगातार अपलोड करता रहूँगा, लेकिन मैं आग्रह कर रहा हूँ फिर से कि वो बच्चे कोशिश करें कि जो IIT JEM से भी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा उनको इस चैनल से जोड़ें। तो मैं JEM की एक पूरी सीरीज शुरू कर दूंगा आगे कुछ दिनों तक, और वो JEM के लिए काफ़ी आपको बेनिफिट देंगी। तो मुझे सहयोग करते रहें और अपने कमेंट देते रहें किसी समय पे। थैंक यू, बेस्ट विशेज।